हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने पिछले 14 महीने से गाजा की कहानियां तो बहुत सुनी हैं। गाजा में किस तरह से लोग मजलूमियत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं और वो वहां से हटना नहीं चाहते। एक छोटा गाजा पाकिस्तान में भी इस वक्त है, जिसे पारा चिनार कहते हैं। पारा चिनार अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक एक ये इलाका है। ये शिया मेजॉरिटी शहर है और उसमें कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसके वेस्टर्न मीडिया तो उसे कभी कवर नहीं करेगा, क्योंकि उनके चाहने वाले लोग ही वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसे इंसानियत सोच कहा जा सकता है। और एक लंबे अरसे तक किसी शहर की घेराबंदी हुई रहे, लोगों को ना जाने दिया जाए, ना आने दे जाए, ना सप्लाई पहुंचने दी जाए, उस शहर के लोगों का क्या हाल होगा। अब इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान में कराची से लेकर के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों के हक में। लेकिन ये असल इस वक्त क्या मामला है, इससे पहले क्या कुछ है, क्या ये अफगानिस्तान के नजदीक क्या तालिबान वाला कोई एंगल भी है, क्या कुछ है, उसे जरा समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जो करगिल के रहने वाले हैं। आपने अब से पहले भी उनसे मुलाकात की है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पहाड़ी इलाके में हैं और वो उस तरफ के लोगों से भी बहरहाल वहां के वाकयात पर वो नजर रखे हुए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंचती है जो आमतौर पर मीडिया में नहीं आ रही है। वो सब समझने के लिए मैं पिछले तकरीबन 2 महीने से कई बार मैंने कोशिश की कि पारा चिनार पर कोई बात करने के लिए मिल जाए। एक साहब कोई पारा चिनार के रहने वाले लंदन में मुझे मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी चूंकि पाकिस्तानी नेशनलिटी है, हो सकता है मैं आपके चैनल पर कोई ऐसी बात कहूं जिससे हमारी सरकार कोई हमें परेशान करे। तो मैंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी अहम है। खुद पारा चिनार में भी हमने कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिल पाया, या वहां के हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद वो बात नहीं कर पा रहे। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ। बहुत आप बहुत शुक्रिया काजमी साहब। हमें आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पारा चिनार एक ऐसा मामला है जिस पर ये हमारे चैनल पर पहला प्रोग्राम है, तो हमारे बहुत से जानने वाले हैं जो नहीं समझते। मुझे पारा चिनार की कुछ साल पहले की वो तस्वीरें याद हैं और सोच करके भी लरजने लगता है दिल। जिस तरह से गोश्त बेचने वाले कसाई की दुकान पर डिस्प्ले पर गोश्त लगा रहता है, उस तरह के मैंने इंसानों के जिस्म के हिस्से इकट्ठे एक जगह रखे हुए उसकी तस्वीर देखी है जो पारा चिनार से आई थी। क्या कुछ है हालात? काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पारा चिनार के हवाले से काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे नाजरीन तक पहुंचा दी। मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करूं कि पारा चिनार ये जो पाकिस्तान का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी उसका जो जिले कुर्रम है उसका मरकज है पारा चिनार है। और नंगरहार प्रोवेंस और लोगर ये सब जो है बिल्कुल, और पक्तिया, ये इलाके जो अफगानिस्तान के हैं ये पारा चिनार के बिल्कुल नजदीकी इलाकों में से हैं। पारा चिनार में कबाइल हैं। तो एक टूरी कबीला है जो मोस्टली शिया पॉपुलेशन है, जहाँ पे काफी जो पारा चिनार है, एक अपर पारा चिनार है और एक लोअर है, एक सेंट्रल है, और जो अपर वाला हिस्सा है उसमें शिया आबादी काफी है। तो ये तीन हिस्सों से अफगानिस्तान से घेरा हुआ है और एक जो है वो पाकिस्तान से रास्ता जाता है। तो तीन रास्ते तो ऑलरेडी, चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है इसलिए बंद होता है, और एक जो रास्ता है वो इसलिए बंद रहता है क्योंकि आते जाते वक्त जो आबादी है वो तकफीरी जो माइंड सेट रखने वाले लोग हैं, जिसमें खासकर सिपाही साहबा लश्कर जंगवी के जो दहशतगर्द हैं, वो काफी उस इलाके में हैं, तो उधर से होकर के गुजरता है। और यही वजह है, आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहां एक कानवाई पर भी हमला हुआ था जिसके नतीजे में 113 लोग जो है उनको शहीद किया गया था। पिछले 70-80 दिनों से पूरे पारा चिनार के अंदर पारा चिनार मुहासरे में है, और ये पहली बार नहीं है कि पारा चिनार मुहासरे में है।
2007 से 2014 के बीच में भी पारा चिनार मुहासरे में रहा था और अब भी मुहासरे में है पिछले 80 दिनों से, जहां लोगों को गूनागूं मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 7 लाख के करीब, 7.5 लाख की आबादी है, जहां इस वक़्त मरीज़ों को अद्वियात नहीं है। खासकर वो जो मरीज़ जो डायबिटीज़ हैं, हार्ट पेशेंट या किडनी के मरीज़ हैं, जिन्हें डायलिसिस करने के लिए पेशावर आना पड़ता था, वो सब जो है इस वक़्त परेशानियों से जूझ रहे हैं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से तकरीबन 100 के करीब छोटे-छोटे बच्चे जो है, वो जाँ बहक हो गए। तो पारा चिनार बिल्कुल आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड है, बिल्कुल इग्नोर है, आँख और दिल से ओझल है। और यहाँ तक कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो चीफ मिनिस्टर है, अली अमीन गंडपुर, उनका एक स्टेटमेंट आया था अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा था कि ये जो पारा चिनार का मसला है, वो यहाँ की शिया सुन्नी आबादी ही मिल बैठ के हल करे। मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। गालिबन उनका जो इशारा था वो एजेंसीज़ की तरफ था, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी लैप्स होने का इश्यू है, ये इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी रियासती इदारों पर जाती है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी जाती है। पारा चिनार 3 तरीकों से घिरा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, जहाँ से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और दाइश के अनासिर हमला करते हैं पारा चिनार पे, और एक तरफ जो है सिपाह-ए-साहबा लश्कर जंगी है, जिसके साथ-साथ जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी बाज़ाब्ता इन हमलों में बराबर की शरीक है। तो इस वक़्त पारा चिनार जो है बिल्कुल एक इग्नोर्ड सब्जेक्ट है। और इस वक़्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दो सिटी, गिलगित सिटी से लेकर के आपको कराची तक लोग धरनों में हैं। बल्तिस्तान और गिलगित में ठठरती हुई सर्दी में लोग इस वक़्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पारा चिनार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसको इतना सादा समझा जाए कि ये महज शिया और सुन्नियों के बीच में टकराव है? क्या कुछ है? मतलब मैं थोड़ा-सा उस गहराई तक जाना चाहता हूँ। लोग बहुत ही जल्दी नतीजा निकाल लेते हैं और एक तरफ शिया और एक तरफ सुन्नी का ज़िक्र करके उसको या तो डाइल्यूट कर देते हैं कि असल हकीकत क्या है? वो कभी-कभी मैंने कुछ खबरें देखी कि प्रॉपर्टीज़ का कोई झगड़ा है, उस तरह की भी कुछ खबरें आती हैं। असल और वजह क्या है इस सारे टकराव की? देखिए, इन इलाकों में जिरगे हैं, जैसे हमारे यहाँ लोक अदालत बोलते हैं, बिल्कुल उसी हाँ। तरीके से जो लोकल लेवल की जैसे अदालतें हैं, वो जिसमें सुन्नी, शिया सभी लोग शामिल हैं, इसमें उनके मेंबर्स हैं। और ये लोग फैसले जो करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर शादी-ब्याह से रिलेटेड, डोमेस्टिक मसाइल से रिलेटेड इश्यूज़ को ये अपने लेवल पे हल करते हैं। और पारा चिनार के जो ज़मीनों के मसाइल है, उसमें जो जिरगों में ऑलरेडी फैसला शुदा मामलात हैं, इसको ये बात सही है कि ज़मीनों के इश्यूज़ हैं, लेकिन ज़मीनों के इश्यूज़ को सेक्टेरियन रंग दिया जा रहा है ताकि ज़मीनें छीनने की साजिश हो रही है। हुँ। और बाज़ाबिता तौर पर स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वो 1980s से बदल गई, जब ज़ियाउल हक ने वहाँ पे एक तरह का उन्होंने एक नई सोच को पनपने का मौका दिया। और आपको याद होगा कि जब यूएसएसआर अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से वो मौजूद थे, तो यहाँ तालिबान जो है बहुत तेज़ी से जो है वो यूएसएसआर के खिलाफ जंग में कूद पड़ा, और जिसे बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की और सीआईए की मदद थी। सीआईए के जो पैसों पर, डॉलर्स पे जो है जिहाद के अड्डे पाकिस्तान के अंदर बनाए गए, और यही जो जिहाद जो है इन्होंने अफ़गानिस्तान में ट्रांसफ़र किया, जिसमें से कुछ हिस्से इधर पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ इन्होंने कोशिश की। और एक अरसे से पाकिस्तान जो है वो खुद अपनी लगाई हुई आग में जल रहा है। एक तरफ तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये दावा करती है कि ये तंज़ीमें फ़िलहाल तंज़ीमें जैसे लश्कर-ए-जंग, तहरीक-ए-तालिबान या फिर सिपाह-ए-साहबा, ये जो है कलअदम तंज़ीमें हैं। दूसरी तरफ वही तंज़ीमें जो है वो दनदनाते हुए वो प्रेस स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं, वो खुलेआम किताबें लिखते हैं, वो खुलेआम प्रेस बयानात देते हैं और ये कहते हैं कि जो शिया किलिंग्स है उसमें हम शामिल हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 लोग जा रहे थे वो पारा चिनार की तरफ, तो उन्हें पकड़ा गया, उनके मुँह में गोलियाँ मारी गई और उसके बाद उनका सर कलम किया गया। तो ये ज़्यादती बिल्कुल वहाँ एक दौर से जारी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की करनी और कहनी में बहुत फ़र्क है। यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, उसको उसवार होने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है,
वो है। इसीलिए आप बार बार देखते होंगे कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो हमेशा एक बात कहा करते हैं कि टॉक एंड टेरर्स कैन नॉट गो टुगेदर। और ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को अपने इन पॉलिसीज पे नजरसानी करना बहुत जरूरी है। और खासकर किसी भी अभी अभी अगर इंडिया में किसी जगह प्रॉब्लम होती है, तो हम पड़ोस के मुल्क को तो नहीं बोलते, हम तो अपनी हुकूमत को बोलेंगे, मोदी सरकार को बोलेंगे, हमारे होम मिनिस्टर को बोलेंगे कि भाई हालात ठीक होने चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो पारा चिनार का जो इशू है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और ये तो जिनीवा कन्वेंशन का भी पाकिस्तान सिग्नेटरी है। जिनीवा कन्वेंशन में ये कहा गया है कि अगर कोई सरकार अपने शहरियों को खाना नहीं दे सकती, दवाई नहीं दे सकती, तो वो वॉर ऑफ क्राइम है, जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुके हैं। तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पारा चिनार का मसला। अच्छा, शिया सुन्नी वाला एंगल उस तरह से नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जो जो आम फहम जो एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि इस्लामी टर्मिनोलॉजी वो नहीं होती, जिहादी नजरिए रखने वाले जो जो तालिबान या दाइश या उस तरह के जो लोग हैं, वो इस इलाके के लिए एक बड़ी परेशानी बने हुए। उस इलाके का जो ये सूबाई हुकूमत है वो इमरान खान की पार्टी के हाथ में है, जैसा कि मुझे मालूम है। क्या इमरान खान की पार्टी भी सुन्नी शिया वाले मामले को इसी तरह से जलते रहना देख रही है? चूंकि आमतौर पर इमरान खान की इमेज निस्बतन पॉजिटिव है, लोग इमरान खान को शायद सब तरफ की पब्लिक जो है वो उनको चाहती है एक ईमानदार पॉलिटिशियन के तौर पर। क्या यहां उनकी ईमानदारी सुन्नी शिया वाले मामले में, या तकफीरी और शिया के बीच में, इसे सुन्नी शिया कहना जरा अच्छा नहीं है, क्या है उनकी पॉलिसी के वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है क्या लॉ एंड ऑर्डर? काजमी साहब, इसमें एक चीज है, जिहादी तो जिन्हें ये जिहाद कहते हैं, हम तो इसे फसाद कहते हैं। तो बिल्कुल ये कोई जिहाद नहीं है। बिल्कुल। बेसिकली ये जो तकफीरी सोच रखने वाले की अलहदगी पसंद सोच, और बाकी सबको काफिर समझना, बाकी सबको कत्ल का हकदार समझना, ये सोच आपको याद होगा कि इराक में भी, सीरिया में भी दाइश के नाम से अभी एक सोच सामने आई थी। और यही सोच पहले जो है वो तालिबान, अलकायदा, ये सारी तंजीमें जो है वो बाज़ाब्ता ये इस्तेमार की ग्लोबल इंपीरियलिज्म की पैदावार है। और उन्होंने इस सोच को बाज़ाब्ता बनाया है, इसको एस्टेब्लिश किया है। और इस सोच को के पीछे किसका हाथ है? हम देखें कि अगर दाइश की बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहता है कि ओबामा ने, अमेरिका ने दाइश को बनाया है। और अभी अगर हम देखें तालिबान की बात, सीआईए की, अलकायदा की बात, तो हिलरी क्लिंटन का बयान है, द पीपल वी आर फाइटिंग टुडे वी फाइंड इट 20 years ago। आप यूट्यूब पे अगर आपके दर्शक देखेंगे तो उनको ये मिलेगा। उन्होंने कहा था कि हमने जो एक ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है उसको एक्सपोर्ट किया, ताकि वो हमारे बिहाफ पे लड़े, यूएसएसआर से लड़े। तो ये जो जिन चीजों, जिस सोच को पनपाया है, ये तो सुन्नी इस्लाम की सोच नहीं है, ये तो सीआईए की सोच है, ये तो बिल्कुल ग्लोबल इंपीरियलिज्म की सोच है। लेकिन लेबल इन्होंने सुन्नी इस्लाम का पहना है, चोला इन्होंने सुन्नी इस्लाम का पहना है, क्योंकि इनको लड़ना शिया से है। तो ताकि ये जंग जो है, इसका जो डाइवर्जन है वो शिया सुन्नीज में रहे, ये बीच में ये इंपीरियलिज्म का एंगल आए ही ना। तो पारा चिनार एक फर्टाइल जमीन है, जहाँ के लोग जो है हमेशा जुल्म के खिलाफ नबर्द आजमा रहते हैं, जहाँ के लोग हमेशा एक मुकावमत वाली सोच रखते हैं, जो जिगर रखते हैं जुल्म के खिलाफ, इस्तेमार के खिलाफ उठ खड़े होने का। और पाकिस्तान में कुछ ऐसी ही जगह हैं, जैसे आप देखें कोयटा में लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, आप कराची में देखें लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, गिलगित बल्तिस्तान बहुत पोटेंशियल वाला रीजन है। तो ये वो एरियाज है जिन्हें पिक एंड चूज करके टारगेट किया जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर वाकयात जो हुए हैं शिया सुन्नी या शिया टारगेट किलिंग्स के, आपको कराची में नजर आएंगे, कोयटा में नजर आएंगे, और उन एरियाज में नजर आएंगे जहां आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आज़ादारी के जुलूस हो रहे हैं, आशुरा का जुलूस हो रहा है, मुहर्रम मजलिस हो रही है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि तालिबान ने किसी बार पे अटैक किया हो। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान, इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में जो किलिंग्स हो रही हैं, अभी आप देखें आज से कुछ साल पहले एक स्कूल पे अटैक हुआ,
तो हाँ, ये जो तालीम के दुश्मन है, ये लोग जो इंसानियत के दुश्मन है, उनका सुन्नी इस्लाम से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। और सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम क्या चीज़ है? असल में तो इस्लाम है। लेकिन बेसिकली ये जो शियों को आइडेंटिफ़ाई करके, शिनाख्ती कार्ड ढूँढ करके टारगेट किया जाता है, मुझे लगता है ये एक सिस्टमैटिक किलिंग है, जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। और सिर्फ़ शियाज़ ही नहीं, क्रिश्चियंस है, वहाँ पे हिंदूज़ है, और फिर दूसरे इवन दाता दरबार में अटैक हुआ लाहौर के अंदर, उसमें तो वो तो कोई शिया दरगाह नहीं थी, वो तो सुन्नी लोग जो है वो वहाँ पे ज़्यादा तौर पर जाते हैं, एक इबादतगाह है। तो ये सारे मामला जो है, इसका शिया सुन्नी से ज़्यादा ये तकफ़ीरियत से रिलेशन है, और इसके पीछे जो है वो आलमी साम्राज्य और आलमी इस्तिकबार है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अपने दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखा देता हूं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, जो हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने जो बयान दिया था पिछले कई साल पहले का, और उन्होंने बहुत साफ कहा था, सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम का उन्होंने जिक्र किया था। उसको आप जरूर देखिएगा, मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूं। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. अच्छा, ये बताइए सज्जाद साहब, देखिए, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, मुल्क की तकसीम हुई भारत और पाकिस्तान की, पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में गया, और अमेरिका के खेमे के साथ साथ वो सऊदी अरब के खेमे में भी गया। और एक लंबे अरसे तक, जब अफगान मुजाहिदीन वाली लड़ाई, जिसे मुजाहिदीन की लड़ाई कहा गया था, जिसका आपने जिक्र किया, रूस के कब्जे के खिलाफ, उसमें इस हद तक होता था कि हज का जो कुर्बानी का गोश्त होता था, वो भी हवाई जहाजों में भर भर के पाकिस्तान आता था, अफगानिस्तान कम पहुंचता था, ये खुद खा जाते थे। तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो बहुत हद तक सऊदी अरब पर डिपेंड रहे हैं, कभी कर्जे की शक्ल में, कभी अतिया की शक्ल में, कभी मदद की शक्ल में, उनसे उनका एक राब्ता रहा है। और इस वक्त सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुक बहुत साफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ शफाफ। अब से पहले इस पर लोग शक करके बच जाते थे, लेकिन अब सबूत सामने आ रहे हैं। क्या वो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो प्लस पेंटागन, जो हम शुरू से अब तक वहां की सरकार पर हावी रहा है, क्या इनका मिलकर के कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि शियों के खिलाफ इस किस्म का ये चलता रहे? जो इस वक्त अमेरिका और खासकर ज़ियोनिस्ट लॉबी है, वो पूरी दुनिया में शियास को, जाहिर सी बात है, वो निशाना तो बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त अगर इलिजिटिमेट जो रिजीम है ज़ियोनिज्म की, उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है, तो उसको फ्रंट लाइन पे शियास उसको चैलेंज कर रहे हैं ग्लोबली। और आप देखें कि न सिर्फ पारा चिनार, बल्कि पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान एक लेबोरेटरी है। आलमी इस्तेमार को जब भी कोई तजुर्बा करना होता है कहीं पे, तो उसकी शुरुआत वो पाकिस्तान से कर देते हैं। और आप देखें कि 9/11 से पहले, यानी 8/11 को
यही जो दहशतगर्द 9/11 में हुए, ये जो है उस टाइम जो है वो 10 तारीख को सितंबर का वाकया था। 10 तारीख को ये लोग मुजाहिदीन थे, 11 तारीख को यही लोग दहशतगर्द बन गए, क्योंकि जिस 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 को इन्होंने पाला पोसा और उसी सांप ने इनको डसना शुरू किया। यही हाल आपने देखा होगा अफगानिस्तान में हुआ, फिर इन्होंने अफगानिस्तान को हमला किया, और आपको याद होगा जब जंग तहमीली हुई ईरान इराक के बीच में भी 9 साल जंग चली, उस जंग में भी सद्दाम हुसैन को पूरी बैकिंग जो है वो सीआईए की थी, अमेरिका की थी। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये इसके काम नहीं आया, तो सद्दाम और इनके अहदाफ जो है अलग हो गए, और फिर इसके बाद सद्दाम हुसैन पे इन्होंने अटैक किया। तो ये अमेरिका की हमेशा से ये रही है पॉलिसी, और आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक लेबोरेटरी के तौर पे यूज होता है, और पाकिस्तान में जो भी तजुर्बा दहशतगर्दी का करना होता है वो उसकी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान से होती है। और बदकिस्मती से ये कहूँ क्योंकि हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क का अगर वो मजबूत होते हैं, अगर उसमें इस्तेहकाम आता है, तो वो भारत के फायदे में है, भारत के लिए फायदा है उसका। लेकिन अगर वो दहशतगर्दों के हाथ में जाता है, अगर वो इस तरह के तकफीरी सोच रखने वालों के हाथ में जाता है, तो वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है, वो पड़ोसी ममालिक के लिए भी खतरा, मुल्कों के लिए भी खतरा है। तो बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान की वजूद के बाद से, लेकिन खासकर ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक कोई इनकी स्टेट पॉलिसी नहीं रही, इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और जाहिर सी बात है यहाँ जो भी लीडर्स आते हैं वो एक्सपोर्टेड या पैराशूट लैंडिंग में आ जाते हैं, ताकि वो अपने मुल्क के बारे में कभी वो इतने सिंसियर नहीं होते, कभी नहीं होते। मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई लीडर अपने कंट्री के लिए इतना सिंसियर हो कि वो कुछ भी कर जाए, यानी अपने मुल्क को इन आफतों से निकालने के लिए सिंसियर हो, बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त जो भी है वो मिलिट्री के रहम करम पर है। पाकिस्तान में जो है वो कहा जाता है 3A जो है पाकिस्तान को चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो ये मारूफ एक माकूला है पाकिस्तान के हवाले से। तो इन चीज़ों को, अगर ये चीज़ें जब तक सुधरती नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आएगा। देर या सवेर पाकिस्तान को एक ठोस डिसीजन लेना पड़ेगा, और अपना मुल्क के तई जो है पॉलिसी को स्ट्रांगली एक फ्रेम करके उस पर चलना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जो इस्तेहकाम है या वहाँ जो दहशतगर्दी का अगर खात्मा होता है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए फायदे में नहीं है, वो अफगानिस्तान के फायदे में भी है, वो भारत के फायदे में और चीन के फायदे में। जी जी, आपने बहुत ही दिलचस्प वाकये का 9/11 का जिक्र आपने किया कि कल तक मुजाहिदीन थे, एक ही दिन बाद वो आतंकी हो गए। लेकिन अभी हमने सीरिया में देखा कि आतंकी से पॉलिटिशियन बन गए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो आतंकी थे तब भी इन्हीं के थे, जब वो पॉलिटिशियन बनेंगे तब भी इन्हीं के हैं। उसी तरह से वहां भी वो जब मुजाहिदीन थे तब भी इनके थे, आतंकी है तब भी उन्हीं के हैं। तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम आप कभी कभी ये समझने में गलती करते हैं कि कल उन्होंने ये बनाया था, आज वो ऐसा हो गया। वो टाइम टू टाइम उनके रोल बदलते रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। रोल भी बदलता है और फिर ड्रेस भी बदलता है। जो ड्रेस बदल दिया जाता है, ऐसा लगता है जैसे टीवी पे एक फिल्म जो है वो हमने चलाई हुई है, और थोड़ी देर बाद वो फिल्म बदल करके दूसरी फिल्म देखते हैं, किरदार वही होता है, रोल डिफरेंट होता है। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हम देखते हैं। आप देखें यही अहमद शरा, जिसे अभी जुलानी कहते हैं, ये एक जमाने में बिल्कुल ओसामा बिन लादेन को रहमतुल्लाह अलैह के पुकारता है, और एक वीडियो इसके आज भी मौजूद है एक्स के अंदर, ट्विटर के अंदर। और अब जो है वो टाई वाई लगा के कोट सूट बूट पहन के जो है वो कह रहा है कि 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगा, 4 साल के बाद हम सीरिया में इलेक्शन करेंगे। तो ये सिचुएशन तो है, और यही हाल पाकिस्तान की भी है। अब पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में तालिबान गुट तालिबान था, जनरल बाजवा के दौर में 2 हो गए, गुट तालिबान और बैड तालिबान में तब्दील हुआ। तो मुशर्रफ के दौर में बैड तालिबान हो गया। तो वहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो भी इसी तरीके से तब्दील होती है। जी, वो अभी मैं देख रहा था आपसे बात करने से पहले वीडियो, ये जोलानी की वो लीबिया के डेलीगेशन के साथ मिल रहे हैं और तुर्की के डेलीगेशन से मिल रहे हैं, और वो बहुत ही टाई वाई पहन करके बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इस रोल में भी वो कब तक रहेंगे
ये फैसला शायद तेल अवीव और वॉशिंगटन को करना होगा। अच्छा, मैं वापस फिर आना चाहता हूं पारा चिनार पर। पारा चिनार में कहीं कोई हल, कोई उनके लिए आसानी का कोई वादा, कोई जो मौजूदा हुकूमत है इस्लामाबाद में, क्या उसने कोई वादा किया हो? कोई किसी देखिए, होता ही है हमारे यहाँ भी। हमें याद है 80s में जब फसादात होते थे तो ये कहा जाता था सरकार करा देती है, तो वो 2-3 दिन कराती थी, उसके बाद वो खैरियत लेने के लिए आ जाते थे मददगार के तौर पर, ताकि आप उन्हें अपने कातिलों को मददगार भी समझें। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में अभी आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो अद्वियात पहुंचाने की बात हो रही है। देखिए, कुछ तो शॉर्ट टर्म हल है, कुछ तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म हल है। शॉर्ट टर्म हल ये है कि पाकिस्तान पारा चिनार का रास्ता जल्द अज जल्द खोल दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, अद्वियात पहुंचे, खुराक पहुंचे, लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो। और जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, वहाँ की मिलिट्री की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अभी बड़ी हैरानगी की बात है कि कानवाई पे हमला होता है, 113 लोग मारे जाते हैं। हाँ, जो मुहाफिज है उस पर कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ, जिनको हिफाजत देने के लिए मुहाफिजीन साथ चले हैं वो सारे शहीद हो जाते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना। ये तो लगता है कि ये आपस में मिला जुला खेल है, मिला जुला तमाशा है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे यूपी में पुलिस वाले और बजरंग दल वाले एक साथ मिल जाते हैं तकरीबन। मतलब बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है जहाँ स्टेट और जो रूलिंग पार्टी जो है वो मिलकर खेल खेलते हैं। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन जो है वो यहाँ पारा चिनार में हमने देखा है। और दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर ये जो सिपाही साहबा लश्कर जंगवी के कलदम दहशतगर्द है, इनको इनका एहतसाब होना चाहिए। इनके साथ बाज़ाब्ता जो है वो एहतसाब हो और इनको डिसआर्म किया जाए, तब जा करके ये मामला हल हो सकते हैं और दहशतगर्दी पर नकेल कस दी जाए। पाकिस्तान में यूँ तो कहा तो जाता है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्दी से अफेक्टेड हैं, हम सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि आज तक जो दहशतगर्दी के वाक़ात में कोई भी विक्टिम बना है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, चिलास के अंदर जो बसों से उतार के लोगों को मार दिया, शहीद जियाउद्दीन रिजवी को मार दिया, अल्लामा हसन तुराबी साहब को मार दिया, सिब्ते जाफर साहब को शहीद किया गया, आज तक किसी के कातिल को कोई सजा नहीं मिली है। तो ये तो पाकिस्तान में है एक नाइंसाफी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लीडर्स हैं, वो बाज़ाब्ता वीडियोस बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ाब्ता वो जो है वो नशर भी करते हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही है। न करने की दो वजूहात है, या तो सरकार इतनी बेबस है और लाचार है कि वो कुछ नहीं कर पाती है, या तो ये है कि वो शरीक जुर्म है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान जो जिसका दावा है कि हम तो एटमी ताकत हैं, हम तो बड़ी ताकत हैं, पूरे आलम इस्लाम का किला मुशर्रफ कहा करता था कि हम इस्लाम का किला है, तो इस्लाम का किला इतना कमजोर हो कि उसे दहशतगर्द संभाले न जा सके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। बात दूसरी है, ये शरीक जुर्म है और इसमें बाज़ाब्ता इस प्रोजेक्ट के हिस्सा है, इसीलिए इसको नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं होता है, पारा चिनार के हालात मुझे लगता है बदकिस्मती के साथ इसी तरह बदलते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान पारा चिनार के जो अवाम है वो बहुत मजबूती के साथ, वो डट के जो है इन तकफीरी दहशतगर्दियों का मुकाबला करते आए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पारा चिनार के अवाम आइंदा भी इस्तिकामत और जज़्बत का मुजाहिरा दिखाएंगे। पारा चिनार के अवाम मजबूती से इस्तकामत से लड़ते रहेंगे, ये बात ठीक है, सही हो सकती है। लेकिन ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान सरकार उसमें शामिल है, क्या उससे आगे भी सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार के ऊपर जो लोग बैठे हैं आका, वो इनको कराते हैं और वो रोक नहीं पाते, उनकी नाफरमानी नहीं कर पाते, सऊदी अरब की और अमेरिका की, कि इन शियों को कत्ल ही होने दो, इन्हें रोको ही मत। क्या आपको लगता है कि और ऊपर की कहानी है या बस सरकार तक ही वहीं तक सोचने की जरूरत है? देखिए, ये जो जितनी भी दहशतगर्दी होती है
या हो रही है, ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक मुल्क का प्रोजेक्ट हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। अगर उगर सीरिया पहुंच करके ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट टारगेट हम चाइना की तरफ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लड़के गए और उनकी सोच है और उनकी सोच में ये आई कि भाई हम ये करेंगे, बल्कि ये बाज़ाब्ता जो है वो ग्लोबल इंपीरियलिज्म का प्रोजेक्ट है। ग्लोबल इंपीरियलिज्म का प्रोजेक्ट है, और ये हमने सीरिया और इराक में देखा 2011 से 15-16 तक, और अब फिर हम देख रहे हैं जो इस वक्त सीरिया में हो रहा है। और जितना कत्लेआम किया गया सीरिया और इराक में, बाकायदा बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था, उसमें जनरल कासिम सुलेमानी और उनके हमरा लोगों ने बड़ी हिम्मत करके वहां से उसको खत्म किया, काफी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन फिर से इदलिब से जो कुछ यहाँ हुआ वो हम अभी अभी देख रहे हैं कि किन हालात की तरफ मुल्क बढ़ेगा। तो पाकिस्तान से आपको बहुत उम्मीद नहीं है कि सरकार पारा चिनार को कोई संजीदगी से उसे हैंडल करना चाहती है, वो कहीं संजीदगी नजर नहीं आती। एक लंबे अरसे से जहां जुल्म हो रहा हो, घिराव हो रहा हो, और वहां की आर्मी, वहां की खुफिया एजेंसियां कोई कंट्रोल करने का काम ना करें, तो वहां तो पूरी तरह से शरीक होती नजर आती है। और कोई खास बात आप इसमें कहना चाहते हैं? इसका कोई खास इसमें और बिल्कुल एक एंगल जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब दाइश ने सीरिया को टेक ओवर करने की कोशिश और मुकद्दस मकामात को टारगेट बनाने की उन्होंने कोशिश की, तो उस समय जनरल कासिम सुलेमानी ने जितने भी शिया रेजिस्टेंस फोर्सेस थी अक्रॉस द ग्लोब उनको जमा करना शुरू किया। और इस तरह जो लेबनान से हिजबुल्ला, अफगानिस्तान से फातिमियोन और पाकिस्तान के जो लोग मुकीम हैं ईरान में और दूसरी जगहों में, वहां से ज़ैनबियून की शक्ल में वो लोग गए और हजरत ज़ैनब के हरम का दिफा करने गए। और जहां ये जो ज़ैनबियून थे उनमें से एक कसीर तादाद जो है वो पारा चिनार से ताल्लुक रखने वालों की थी, जिन्होंने दाइश को छठी का दूध याद दिलाया और उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है उनको नुकसान पहुंचाया। तो तभी ग्लोबल इंपीरियलिज्म ने समझा कि ये पारा चिनार के लोगों को, मेरा जो ख्याल है कि ये इनको नुकसान पहुंचाए, तो मुझे लगता है उसका ये हिस्सा है। हालांकि पारा चिनार के अलावा पारा चिनार के अंदर ज़ैनबियून का कोई वजूद नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाहर हैं, पारा चिनार से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, और जिन्होंने सिर्फ मुकद्दस मकामात की दिफा के लिए ये मुकावमत की, रेजिस्टेंस किया। और आज भी अगर पारा चिनार में ये 7 लाख की आबादी महफूज है तो ये अपनी वजह से महफूज है, इनका कोई सरपरस्त नहीं है। ये चारों तरफ दहशतगर्दी में बेचारे लोग जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, और ये अपनी मदद आपके तहत अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जी जी जी, ये सूरत हाल है। खास तौर पर अफगानिस्तान में आपने बताया कि काबुल से तकरीबन 110 किलोमीटर, पख्तिया से और नज़दीक। इत्तेफाक से 1996 में एक भारत से जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन गया था, उसमें मैं भी था, और हम लोग पख्तिया तक गए थे। वो भारत में जो एक फिल्म बनी थी खुदा गवाह, मुझे याद है, वहीं मुझे उसका बताया था कि वहाँ शूट किया गया था। और वो एक खेल होता है बुज़कशी, जिस पर जो घुड़सवार हैं वो एक शिकार को बाकायदा उठाते हैं। तो वो खेल हमें दिखाया गया था, और वहाँ के फौजी कमांडर ने भारत के इस तमाम जर्नलिस्ट को बहरहाल दावत दी थी वगैरह वगैरह। तो वो इलाका हमारा देखा हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल एक तरह से फौज के घेरे में थे सिक्योरिटी की वजह से, और हमें उस वक्त तक ये अंदाज नहीं था कि पारा चिनार यहाँ से इतना नजदीक है। लेकिन बहरहाल वो इलाका ऐसा अनसेफ है जिसमें कि ये जो तकफीरी दहशतगर्द हैं उन्हें पूरी तरह से घेर रखा है। अफगानिस्तान का तो वो इलाका जाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस एरिया में एक्टिव है, और पाकिस्तान की सरकार उन्हें बचाने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रही। ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने हमें वक्त दिया। पारा चिनार के मामले पर ये पहला वीडियो है हमारे चैनल पर,
और मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाए। आपने हमें मदद की इस सिलसिले में, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।